अगर आप देखें रेक्टम पेन में, तो बेसिक रेक्टम पेन का मतलब है आपका जो सैक्रल एरिया का वीक होना। सैक्रल एरिया और लंबर, तो स्पेशली सैक्रल एरिया बहुत वीक है। तो हम सैक्रल एरिया का मतलब वो जो हिप के साइड का जो स्पाइन है, जो बिल्कुल लोअर स्पाइन वाला एरिया, टेल बोन और टेल बोन के थोड़ा सा ऊपर रख लो, पूरा सैक्रल एरिया मीन्स कि जो हिप को सपोर्ट देता है जो बोन, तो उस बोन के एरिया में वीकनेस के कारण रेक्टम और एनएस का एरिया और जो लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया थोड़ा स्लो डाउन। और अगर रेक्टम एरिया में बर्निंग हुई सपोज, तो इसका मतलब है कि इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो बहुत स्पाइसी फूड ले रहे हैं, वो स्पाइसी होने के कारण बर्निंग हो रही है, या दूसरा रीज़न स्पाइसी नहीं ले रहे हैं, हमारा डिसिप्लिन ठीक नहीं है। तीसरा रीज़न बहुत एंजाइटी है, उसको हम अपने अंदर स्क्वीज़ किए रहते हैं ऑल द टाइम। तो ये जो थर्ड रीज़न है, ये मैक्सिमम रीज़न होता है एंजाइटी। तो थर्ड रीज़न में हम अपने रेक्टम एरिया को स्क्वीज़ किए रहते हैं ऑल द टाइम मेंटली। अगर आप देखें तो ये लोग फियरफुल मोड में होते हैं। अगर आप टेक्निकली देखो तो आप फियरफुल मोड में होते हैं। और एंजाइटी का मतलब है हिडन एंजाइटी के पीछे फियर छिपा हुआ होता है कहीं न कहीं। तो आप फियरफुल मोड में होते हैं और फियरफुल मोड में सबसे ज़्यादा रेक्टम को ही स्क्वीज करते हैं सेफ्टी के लिए। तो आप देखो कि जितने भी कर्म इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां का मतलब हाथ, पैर, रेक्टम, यूरिनल ट्रैक्ट और बोलना, जितने भी एंजाइटी वाले केस में है रेक्टम और यूरिनल ट्रैक्ट, ये दोनों स्क्वीज होते हैं। और अगर आप देखो तो जितने भी एंजाइटी वाले केस हैं लड़कियों में, फीमेल में, उनको सबसे ज़्यादा यूरिनल इन्फेक्शन होते देखे गए, यूटीआई। और यूटीआई के साथ साथ उनकी हैमस्ट्रिंग एरिया, इनर थाई का एरिया बहुत स्टिफ होता है, बहुत स्टिफ होगा। रेक्टम तो होगा ही, इसके साथ साथ ये सब 3-4 चीज़ें साथ चलती हैं। इनकी जो पीरियड की फ्लक्चुएशन है वो भी देखी जाती है। अभी एक लड़की हिमाचल से है, उसको 3 महीने से नहीं हो रहे थे। मैं सारी एक्सरसाइज सारे अपने प्रयोग करके थक गया, जबकि 10 से 15 दिन में सबको आ जाते हैं। जो अपने प्रोग्राम को फॉलो करते हैं तो सब वो 10 से 15 या हफ्ते से 15 दिनों के बीच में 100% हो जाते हैं, लेकिन उसके केस में नहीं हो रहा था। आप विश्वास मानो, सिर्फ 1 दिन की प्रैक्टिस में आ गया। लास्ट में जब थक हार के 1 घंटा सोच विचार करके उसके सामने वीडियो पे थे, एक एक्सरसाइज को हमने 5 मिनट होल्ड कराया और एक ब्रीदिंग करना। उस एक्सरसाइज के तुरंत बाद पीरियड आ गया। और उसके 4-5 दिनों पहले वो दवा के लिए हमको मैसेज करती रही कि सर अब दवा ले लें, दवा ले लें, आप कहें तो दवा ले लें। अब वो ले नहीं, हमने कहा नहीं लेना, नहीं लेना, करो। मुझे भरोसा था कि आ जाएगा। लास्ट में थक हार के उसने कहा कि अब मैं ले रही हूँ सर, मैसेज करके। तो हमने सोचा शायद ले ही लेगी, तो फिर हमने वीडियो पे कॉन्फ्रेंसिंग किया। हमने कहा अब जरा इस पर और डिस्कस करते हैं। मतलब फर्स्ट जो एक्सरसाइज किया एक ही बार में, उसी के बाद तुरंत आ गया। इसका मेरा कहने का मतलब है कि आपके अंदर नाड़ियों में कुछ ऐसे ब्लॉकेज होते हैं, अगर उसको एक्सरसाइज कराया जाए, चाहे वो हैमस्ट्रिंग का हो, चाहे वो किसी भी नस का हो, इंटरनल नस का। उसको तो हमने हैमस्ट्रिंग का कराया था, जो इनर हैमस्ट्रिंग को 5 मिनट एक। लेकिन अब 5 मिनट में ये जरूर हो सकता है, मुझे डर था कि कहीं हैमस्ट्रिंग में फ्रैक्चर ना हो जाए, स्ट्रेच बहुत आ जाएगा। तो हमने एक लेवल को मेंटेन किया। और वो लड़की चूँकि 2 साल से हमारी स्टूडेंट है, तो उसको इतना तो नॉलेज है ही है कि कितना मेंटेन करना है, कितना नहीं करना। और बहुत इंटेलेक्चुअल में से आती है और एंजाइटी फुल है। अब कंट्रोल है, लेकिन अभी भी अब चूँकि नेचर है तो उसको कंट्रोल करने में टाइम लगता है। बाय द वे, तो रेक्टम बर्निंग का मतलब फियर, एंजाइटी, पीरियड का साइकिल का गड़बड़ होना, ये सब इंक्लूडेड है। अब इसको ठीक करने के लिए हम अपने टेल बोन के एरिया को, लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन, साथ साथ अगर हम साइकोलॉजिकली अपने को बेटर करें, खाने को मेंटेन करें, आसन करें, तो ये बेटर हो जाता है। एक और चीज़, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आप जैसे लोगों के केस में एक सबसे बड़ा डाइट होनी चाहिए, विटामिन सी। सबसे अच्छी डाइट आप जैसे लोगों की जो रेक्टम बर्निंग है या जो
फियर में या एंजाइटी के कारण रेक्टम पे प्रेशर आ रहा है या इंटेस्टाइन पर प्रेशर आ रहा है, बर्डन आ रहा है, उनके लिए सबसे अच्छा सोर्स विटामिन सी की इंटेक है। अगर विटामिन सी की इंटेक बढ़ा दोगे तो हमारा बाउल मूवमेंट ज़बरदस्त एक्टिव हो जाता है। और विटामिन सी का मतलब मेरा टैबलेट से नहीं, और न ही विटामिन सी का मतलब आप जैसे लोगों को आंवले से है। आंवले में भी विटामिन सी मिलता है, टमाटर में भी मिलता है। अगर उसको ज़्यादा खट्टा खा लोगे तो बर्निंग और हो जाएगी। विटामिन सी तो इमली में भी मिलता है, पर इमली ज़्यादा खा लो तो बर्निंग हो जाएगी, बर्निंग सेंसेशन हो जाएगी। तो खट्टी चीज़ अलाउड नहीं है बर्निंग की सेंसेशन में, लेकिन बर्निंग की सेंसेशन को ख़त्म करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी खट्टी ही चीज़ों में मिलता है ज़्यादातर। अब सोल्यूशन कहाँ निकलेगा? तो या तो टैबलेट से ले लें, टैबलेट से फ़ायदा होता नहीं, तो सबसे अच्छा सोर्स अमरूद, खट्टा नहीं है। और अमरूद खाना खाने के बाद अगर 2-3 अमरूद खा लिया जाए, मतलब कि खाने की क्वांटिटी को कम कर दो और लास्ट में अमरूद को बढ़ा दिया जाए कोई भी मील के बाद। मतलब आप चाहे मॉर्निंग में अगर एम्प्टी स्टमक ले लो तब भी आपका बिल्कुल क्लियर कर देगा 2 घंटे के अंदर। और अगर डिनर में ले लो तो मॉर्निंग में आप स्टूल की सॉफ्टनेस देखो। और मेरा प्रयोग नहीं है, कुछ लोगों का प्रयोग है कि अगर विटामिन सी की कुछ परसेंटेज, मतलब कुछ मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम, कुछ लोग तो 10 mg तक लेते हैं, 10-15 mg तक, इतने मिलीग्राम फिक्स अगर करोगे तो कैंसर नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हैं, फॉरेन में भी हैं, यहाँ पर भी हैं, मेरा प्रयोग नहीं है, मैं उनका प्रयोग बता रहा हूँ कि अगर परसेंटेज ऑफ इनटेक विटामिन सी की कम हुई तो ऐसे लोगों को ज़्यादा संभावनाएं कैंसर की होती है रेदर देन अदर्स। एक आदमी जिसका प्रयोग था बहुत अच्छा, उसको कैंसर हुआ, लेकिन वो विटामिन सी बहुत खाता था, लेकिन वो टैबलेट के फॉर्म में खाता था। उस प्रयोग में, उन लोगों का प्रयोग है, मेरा नहीं, उन लोगों के प्रयोग में ये आया कि अगर आप टैबलेट या सिंथेटिक फॉर्म में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मिनरल्स या विटामिन्स, तो उसके साइड इफ़ेक्ट फ्यूचर में ज़्यादा देखे जाएंगे। तो इसलिए आप नेचुरल फॉर्म में जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स लें वो ज़्यादा बॉडी अडॉप्ट करेगी रेदर देन टैबलेट के फॉर्म। सीजनल फूड, और ख़ास करके जैसे अमरूद ही है, अमरूद के पत्ते की चाय मैं पीता था पहले। जब अमरूद नहीं होता था तो अमरूद के पत्तों की चाय पीता था दिन में 3-4 बार। तो अल्टीमेटली अब जैसे बेर है, बेर में भी तो खूब होता है ना, सूखी बेर है, वैसे बेर है। ठंड में विटामिन सी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठंड में कॉन्स्टिपेशन और रेक्टम पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि एंजाइटी वाला आदमी है, एंजाइटी वाले आदमी को तो गर्मी में भी ठंडी लगती है, लेकिन ठंडी आ गई तब तो उसके लिए और मुसीबत, ठंडी में और उसके ऑर्गन सिकुड़ जाते। तो इसीलिए अगर आप ठंड में देखो तो जितने भी विटामिन सी के सोर्स हैं नेचुरल वे में बढ़ जाते हैं। तो आप उसको विटामिन सी के सोर्स को बढ़ाओ, नेचुरल वे होना चाहिए। इवन कि आयुर्वेदिक वे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आयुर्वेदिक वे का मतलब मेरा हर्ब के फॉर्म में, सूखी हर्ब के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आप अमरूद ले रहे हैं, ये नेचुरल आयुर्वेदिक वे ही तो है। अगर आप पत्ती का पानी पी ले रहे हैं तो ये नेचुरल आयुर्वेदिक वे है। तो हमारा आयुर्वेद नेचुरल फॉर्म कहता है, न कि उसको बहुत ज़्यादा अगर आयुर्वेदिक वे में मिक्सिंग करने लगो सूखे में तो वो हीट जनरेट करने लगता। तो इसलिए अभी उस तरफ मत जाओ। अगर बहुत थेरेपेटिक वे है तब उसमें वो चलता है, अप्लाई होता है। बट यहाँ पर नॉर्मल केसेस में थेरेपेटिक वे नहीं चलता। नॉर्मल केसेस में विटामिन सी की इनटेक करो, रेक्टम को एक मूवमेंट चाहिए। अगर विटामिन सी अच्छा हो गया तो रेक्टम में बर्निंग और रेक्टम की जो प्रॉपर मूवमेंट है वो हो जाएगी। ये तो हो गया खाने से। एक्सरसाइज में आप जानते ही हैं, प्राणायाम में हमेशा वो प्राणायाम इसमें अलाउड है जिसमें एक्सहेलेशन एफर्टलेस हो और इनहेलेशन विद एफर्ट। एब्डोमिनल ब्रीदिंग में अगर आप टेक्निकली देखो तो एब्डोमेन ब्रीदिंग में मैं हमेशा लोअर एब्डोमेन ब्रीदिंग करवाता हूँ। मतलब कि एब्डोमेन ब्रीदिंग को लोग जो कॉमन सेंस अगर आप लगाओ लॉजिकली, तो पूरे एब्डोमेन को आप एक्सपेंड करते हो। जब आप इनहेल करते हो तो आप पूरे के पूरे एब्डोमेन को एक्सपेंशन करते हो और रिलैक्स करते हो। लेकिन मेंटली माइंड को फोकस कराओ सिर्फ लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन पर, माइंड को फोकस कराओ सिर्फ लोअर पोर्शन ऑफ द स्पाइन को। तो जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हम अपने लोअर पोर्शन ऑफ द स्पाइन को प्रेस करते हैं जमीन पर,
ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो अगर आप इनहेल करते हुए अपने लोअर पोर्शन ऑफ द स्पाइन को, हिप को नीचे प्रेस करें तो आपको आराम से लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल समझ में आ जाएगा। तो ये ब्रीदिंग करने से हमारे रेक्टम का एरिया तो सर्कुलेशन वहाँ बढ़ता ही है, साथ साथ हम उसे ढीला करना जानते हैं, क्योंकि हमारी टेंडेंसी में चूंकि एंजाइटी घुसी हुई है और फियर है, तो हम ऑल द टाइम उसे स्क्वीज करते हैं। तो चाहे विटामिन सी ले लें या विटामिन डी ले लें, अगर स्क्वीज ही आप करने का एक बना लिया है आदत में, तो वो छूटेगा नहीं। आपका मोशन बेटर हो सकता है, लैक्सेटिव ले लोगे तो मोशन बेटर हो जाएगा खींचे रहने के बावजूद भी, लेकिन 4-6 दिन 10 दिन के बाद भी लैक्सेटिव के या विटामिन सी के चूंकि स्क्वीजिंग की टेंडेंसी है, तो फिर आपको वही प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो अल्टीमेटली ब्रेन से उसे लूज छोड़ो। अगर ब्रेन से लूज छोड़ोगे तभी वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व होगी, डाइट से परमानेंटली सॉल्व नहीं होगी। विटामिन सी से एक सोर्स मिल जाएगा, आपका सिस्टम साफ होने लगेगा, क्योंकि ये हीट नहीं है। अगर आप देखो टेक्निकली तो आयुर्वेद में 2 तरीके से पेट को साफ किया जाता है। एक हीट जनरेटेड पाउडर दे दिया जाता है, तो वो काट के बाहर निकाल देता है, जिसमें विटामिन सी भी होता है। जैसे त्रिफला में विटामिन सी है, लेकिन एसिडिटी हो जाती है लोगों को बहुत। एक तेल पिला करके पेट साफ कर दिया जाता है। तेल भी तो गर्म है ना, अगर आप तेल अच्छी मात्रा में पी लोगे 3-4 चम्मच, तो गर्म तो करेगा ही ना सिस्टम में। तो पेट में गर्मी, मान लो आंतों को साफ कर रहा है, जाएगा तो पेट से ही ना, तो पेट में तो गर्मी करेगा, एसिडिटी करेगा ही। तो बहुत सारे सोर्स हैं जिसको ध्यान पूर्वक खाया जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको बहुत ध्यान पूर्वक उपयोग में लाया जाता है कि पेट में कोई खास दिक्कत ना आने पाए। तो बेसिकली हमारा पर्पस ब्रीदिंग की टेक्निक, एक्सरसाइज में लूज करना है रेक्टम एरिया को, और अपने लोअर पोर्शन ऑफ द स्पाइन को एक्टिव करना है। दूसरा, विटामिन सी को इंक्रीज करना। विटामिन सी से हीट नहीं जनरेट हो, अगर सिर्फ विटामिन सी की ओर निकाल रहे हैं। लूज करने का मतलब परमानेंट की ओर है। डाइट से आपके अंदर विटामिन सी मिनरल्स की कमी नहीं होने पाएगी, तो बॉडी अलर्ट मोड पे रहेगी, ब्रेन अलर्ट मोड पे रहेगा। लेकिन आपको ये जो मसल्स है ब्रेन के कंट्रोलर, मतलब कंट्रोलिंग सिस्टम से, तो लूज करना पड़ेगा ना उसको। बेसिक थियरी तो वही है, राइट।